इस वीडियो में मैं ये आपको प्रूफ कर दूंगा कि कैसे जो ये पूरा हम इंसिडेंट देख रहे हैं, चाहे वो शेख जर्रा का मामला हो या फिर अलास्का मॉस्क पे रेड का मामला हो या फिर जो रिसेंट इनके बीच में मिसाइल और रॉकेट अटैक्स हुए इसराइल और गाजा के बीच में, इसमें गलती मेनली पैलेस्टीनियंस की है, पैलेस्टीनियन और हमास की है। और ये लोग किस तरीके से बस और बस विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। सबसे पहले इस इशू को समझने से पहले हमको यहाँ पर का जो ज्योग्राफी और लोकेशन है वो समझना पड़ेगा। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, आपको 3 कंट्रीज दिखाई दे होंगे, एक इजराइल, एक गाजा स्ट्रिप, एक वेस्ट बैंक। ठीक है, इनमें से जो गाजा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है उन दोनों को मिला के बनता है पैलेस्टीन। ठीक है, और गाजा स्ट्रिप में अभी रूल कर रहा है हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और वेस्ट बैंक में रूल कर रहा है जो नॉर्मल पैलेस्टीन का गवर्नमेंट है। ठीक है, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वेस्ट बैंक में इसराइल के बहुत सारे इलीगल सेटलमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये पूरा इशू है जो चल रहा है आजकल, इट इज़ बेस्ड ऑन दी सिटी ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम एक सिटी है जो कि पैलेस्टीन की कैपिटल है। इसराइल कहता है ये हमारी भी कैपिटल है, बट इसकी लोकेशन जो है वो एग्जैक्टली इसराइल और वेस्ट बैंक के बॉर्डर पे है। बट इसराइल बस ये जो जेरूसलम सिटी है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, एक है वेस्ट जेरूसलम, एक है ईस्ट जेरूसलम, जिसका दूसरा नाम ओल्ड सिटी भी है। तो जो ओल्ड सिटी या फिर जो ईस्ट जेरूसलम है उसको इसराइल अपने ऑक्यूपेशन में रखा है, यानी कि वो इसराइल के कब्जे में है। ठीक है, तो ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम को मिला के जो सिटी बनती है उसको कहते हैं जेरूसलम सिटी। अभी जितने भी इशूज़ हैं, अलास्का मॉस्क का हो गया या फिर शेख जर्रा का इशू हो गया, ये सारे के सारे जो ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम है उसमें ही बेस्ड हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नाटक निकल के आता है वो ये है कि भाई 6 तारीख को इनके प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। ठीक है, 6 तारीख को पहली बार पुलिस में और इन प्रोटेस्टर्स में क्लैश शुरू हुआ है। ठीक है, 6 मई को। रीज़न क्या है? शेख जर्रा। शेख जर्रा क्या है? एक पीस ऑफ लैंड है छोटा सा ईस्ट जेरूसलम की सिटी में। ठीक है, इस पीस ऑफ लैंड में बसे हुए हैं इलीगल पैलेस्टीनियंस और इनको हटाया जा रहा है। तो इनको भाई मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार भाई हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। मतलब क्या ये बोलूँ, मतलब कि मतलब दुनिया तबाह हो गया हमारा। आई मीन व्हेन यू आर इलीगली सेटल देयर व्हाट एल्स शुड वी डू विथ यू? इसका मेरे को कोई आंसर दे दो। मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी सुनाता हूँ शेख जर्रा का। ठीक है, शेख जर्रा एक एरिया हुआ करता था ईस्ट जेरूसलम में। तो 1948 में फर्स्ट जो अरब इजरायली वॉर हुई उसमें ये एरिया जॉर्डन ने जीत लिया। जॉर्डन ने जीत के क्या करा कि जो जूस यहाँ पर रह रहे थे उन जूस को भगा दिया यहाँ से, उन जूस को भगा दिया और उनके जगह पर जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको सेटल कर दिया इलीगली। ठीक है, इलीगली सेटल किया पैलेस्टीनियंस को। जब उन पैलेस्टीनियंस के पास उस ज़मीन के, इनफैक्ट जॉर्डन के पास भी उस ज़मीन के ऑनरशिप के राइट्स या डॉक्यूमेंट्स कुछ थे ही नहीं, तो इलीगली सेटल कर दिया भाई। तो फिर क्या हुआ, 1967 में एक और वॉर हुई, 6 डे वॉर। उसमें इसराइल ने ये एरिया वापस से कैप्चर कर लिया। जब वापस से कैप्चर किया तो बात आई लैंड ऑनरशिप को रिक्लेम करने की, क्योंकि लैंड तो हमारा है, जूस का लैंड है, वो पेपर पे डॉक्यूमेंट पे जूस का लैंड है। इनफैक्ट उस लैंड को, जो शेख जर्रा का लैंड है, उस लैंड को जूस ने अरब से, जो वहाँ पे पहले रहते थे, उनको पैसे देकर इज्जत से विथ डॉक्यूमेंट्स खरीदा है। ठीक है, बस पैसे देकर नहीं, ओवर प्राइस्ड रेट पे पैसे देके खरीदा है। तो जूस का कहना है कि भाई जब ये ज़मीन हमारी, डॉक्यूमेंट पे हमारा, तो हम इसको क्यों ना ले, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम दिखती भी नहीं। उनका अगर डॉक्यूमेंट है, उन्होंने उसके लिए पैसा दिया है, ओवर प्राइस्ड रेट पे खरीदा है, तो हाँ ज़मीन उनको क्यों नहीं चाहिए, वो जूस को वहाँ पर जाकर रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये प्रोटेस्ट इस नाटक के ऊपर है कि भाई हमको वहाँ से निकालो मत। मुझे समझ में नहीं आता क्यों मत निकालो। आई मीन तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो ज़मीन तुम्हारी नहीं है, फिर भी तुम इतना क्यों है, इतना नाटक मेरे को समझ में नहीं आता। एक और बात आपको बताता हूँ, 1967 में इसराइल ने ये ज़मीन ले ली थी अपने कंट्रोल में। 1967 से लेके अभी तक इनको वहाँ पर रहने दिया गया है। तो इनको और ग्रेटफुल होना चाहिए उस चीज़ के लिए। उसके बदले ये और मतलब खुदगर्ज टाइप के हैं कि यार, और मतलब उनसे नफरत ही कर रहे हैं। मतलब 53-54 ईयर्स वहाँ पर रहने दिया गया उसके बावजूद। मेन चीज़ ये यहाँ पर कि 1982 में इनसे एक अग्रीमेंट साइन करवाया गया था, जिस अग्रीमेंट में इनसे ये कहा गया था कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, फिर भी हम आपको वहाँ पर रहने दे रहे हैं फ्री में, लेकिन ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये परमानेंटली आपकी नहीं है, परमानेंटली ये ज़मीन हमारी है, हम बस आपको वहाँ पर रहने दे रहे हैं, ऐसे किराएदार टाइप का समझ लो। इन्होंने उस अग्रीमेंट पे साइन करा था और बाद में ये लोग जाके मुकर गए। अब अग्रीमेंट है नहीं है, अग्रीमेंट को एक सेकंड के लिए साइड में भी रख दो,
ओवरऑल स्टोरी ये है मेरे भाई की वो लैंड जूस का है। तो दिक्कत क्या है, वो जूस वहां पर वापस से आके वहां पर रहना चाह रहे, तो समझ में नहीं आता मुझे। अब इनको तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं कि भाई हमको यहाँ पर 50 साल से ऊपर रहने दे दिया गया बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, तो थोड़ा सा ग्रेटफुल रहें। इनका और अगेंस्ट है कि भाई हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम वायलेंस करेंगे, इसके हमको वहीं रहना है तो वहीं रहना है, हम हटेंगे ही नहीं वहाँ से, भले किसी और के पास उस लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास नहीं है फिर भी। तो इसी चीज़ को लेकर 7 तारीख को वायलेंस हुआ, जो अलास्का मॉस्क में जो आपने न्यूज़ सुनी है वो इससे ही रिलेटेड है। मैं बताता हूँ इससे रिलेटेड क्या हुआ है। तो सबसे पहले बात कि भाई इनको 16 अप्रैल से गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि अलास्का मॉस्क में 10,000 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे। इन्होंने किया क्या, 7 मई को जब भी चौथा या लास्ट फ्राइडे था रमज़ान का, 70,000 लोग इकट्ठा हुए हैं। 70,000, 10,000 पे लिमिट था, 70,000 इकट्ठा हुए हैं। तो भाई कोविड प्रोटोकॉल्स का तो एकदम धजिया उड़ा दिया गया, और दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी दिमाग में रख के ये कदम लिया गया था, उसका भी धजिया उड़ा दिया गया। सेकेंड बात है कि यार जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी इसराइल की, उनको पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स थे कि ये लोग 7 तारीख को कुछ ना कुछ वायलेंस कर सकते हैं, और इनकी ये रिपोर्ट्स सही भी होगी। रिपोर्ट्स कैसे सही होगी, हमको वायलेंस देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन इनकी फ्राइडे की नमाज ख़त्म हुई, हज़ारों लोग बाहर आके प्रोटेस्ट किए हैं। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, जो ये डेटा है कि 70,000 लोग नमाज पढ़ने आए थे, ये स्टेटमेंट भी मेरा नहीं। जो उस मस्जिद को जो जो बॉडी कंट्रोल करती है, वो एक मुस्लिम बॉडी ही है, उनका ही ये स्टेटमेंट है कि 70,000 लोग नमाज पढ़ने आए थे। नमाज के बाद हज़ारों उसमें से प्रोटेस्ट करने गए, उसके बाद उनमें से हमास के फ्लैग्स को इन्होंने दिखाया। ठीक है, हमास जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फ्लैग्स को लेके ये पूरा झंडा फहरा रहे हैं पूरा घूम घूम के। उसके बाद हमास के स्लोगन्स, हमास के नारे लगा रहे हैं ये लोग। ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स पे पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहे हैं। जो फायर क्रैकर्स होते हैं, यानी कि छोटे मोटे बॉम्ब्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स पे बॉम्ब फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर खूब दबा दबा के एकदम पत्थर। और पत्थर बस बाहर से तो फेंक रहे हैं, मॉस्क के अंदर से भी फेंक रहे हैं, मॉस्क के ऊपर से भी फेंक रहे हैं। और हमको ये पता कैसे चलता है, हमारे पास लिटरली इमेजेस पकड़ाई गई हैं। जब इजराइल की फोर्सेज मॉस्क के अंदर घुस गई तो उन्होंने लिटरली देख लिया। ये एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है कि बड़े बड़े चद्दरों में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, स्पेशली ताकि ये पत्थर फेंक के अटैक कर पाएँ। ठीक है, तो पत्थर मिला गया। उसके बाद जब पुलिस और इनका क्लैश स्टार्ट हो गया, तो जो प्रोटेस्टर्स थे पुलिस के ऊपर जूते फेंकने लगे, फर्नीचर फेंकने लगे, और ये सब अटैक करके वापस से जाके मॉस्क में छुप जा रहे थे। ये क्यों कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हम अगर मॉस्क से अटैक करेंगे और अटैक करने के बाद मॉस्क में जाके वापस छुप जाएंगे तो पुलिस हमको कुछ करेगी नहीं, क्योंकि पुलिस सोचेगी कि भाई मॉस्क के अंदर जाना तो यार कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा उसका, तो पुलिस डर के आएगी ही नहीं। तो इस चीज़ को वो लोग एक्सप्लॉइट करने का सोच रहे थे, उस पुलिस ने अनएक्सपेक्टेड ही कर दिया। और इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या। भाई जब तुम आके इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, 10,000 के बदले 70,000 आ रहे हो, हमास के स्लोगन्स चिल्ला रहे हो, हमास के नारे लगा रहे हो, हमास का झंडा दिखा रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, बॉम्ब फेंक रहे हो, जो मन सो फेंके जा रहे हो, तो तुम क्या उम्मीद करते हो, मतलब पुलिस तुम्हारे ऊपर कार्रवाई ना करे। तुम मॉस्क से पत्थर फेंक रहे हो तो पुलिस मॉस्क में ही ना आके कार्रवाई करेगी, रेस्टोरेंट में तो जाएगी नहीं। कॉमन सेंस है वो। अब मान के चलो कि 7 तारीख को पुलिस ने अगर छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या गारंटी है कि 8 तारीख को फिर से अलास्का मॉस्क से प्रोटेस्ट और पत्थरबाजी और ये सब ना होगी? क्या गारंटी है 9वें तारीख को, 10वें तारीख को नहीं होगी? क्योंकि 10वें तारीख को जेरूसलम डे है, 10वें तारीख को फिर शेख जर्रा का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है, फिर 14 तारीख को ईद है। तो इतने सारे जब हैं, कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई कि मतलब पुलिस तुमको छोड़ दे, तुम वैसे काम नहीं करोगे। तुम तो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो पुलिस को मजबूरी में आके मस्जिद का गेट पे लॉक लगाना पड़ा। अगेन लेकिन इनके दिमाग में ऐसा है कि भाई हमने जो भी कुछ करा है हमने सही करा है, क्योंकि जो शेख जर्रा वाला जो जजमेंट आ रहा है वो गलत है। अब ये इनके मन में गलत है, इनके पास पेपर्स नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी इनके हिसाब से गलत है, तो अब उसके लिए हम जो भी वायलेंस कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है। ये इनका थॉट प्रोसेस है। तो पुलिस के साथ इन्होंने जो भी 7 तारीख को करा, अलास्का मॉस्क के बाहर जो भी करा इन्होंने, इनके हिसाब से वो जस्टिफाइड है। और लेकिन जब पुलिस मॉस्क में घुस गई तो इनको लगता है वो गलत है। भाई कैसे गलत है यार, तुम मॉस्क के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हो, मॉस्क के सामने जाके हमास के झंडे दिखा रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, तो पुलिस इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए मॉस्क में ही ना जाएगी। ये तो कॉमन सेंस है। तुम वैसी जगह को चूज ही मत करो ना। जब तुमको वो मॉस्क, अलास्का मॉस्क इतना प्यारा है तो तुम उस जगह से टेररिज्म वाले काम मत करो। सिंपल सा कॉमन सेंस है।
तुम कांच के घर में रह के दूसरे पत्थर मारोगे तो वापस पत्थर आएगा तो तुम्हारा कांच का घर टूट जाए, तुमको फिर बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर मॉस्क इतना प्यारा है तो वहां से ऐसे नालायकों वाली काम मत करो भाई। मॉस्क से तुम पत्थर फेंक रहे हो तो वापस तुम्हारे पत्थर आएगा तो तुम्हारे ऊपर ही तो गिरेगा, मॉस्क के ऊपर ही तो गिरेगा। तो तुम जानबूझ के क्यों इनवाइट कर रहे हो इस चीज को? और बाद में जब ये पुलिस घुस गई, पुलिस ने रेड मार दिया मॉस्क पे, तब जाके हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि भाई हमारे साथ बहुत गलत हो गया। पुलिस खुद से तो आई नहीं, पुलिस सालों से वो मॉस्क मुस्लिम्स के कंट्रोल में है, वहां पर वो लोग आराम से नमाज वमाज पढ़ रहे हैं। इसराइल को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसराइल ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें मॉस्क बंद कर दो या मॉस्क हमको चाहिए, तुमको पूजा, तुमको नमाज नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो हमेशा से वो चलते आए। इनफैक्ट जो मॉस्क को बॉडी कंट्रोल कर रही है वो भी एक मुस्लिम बॉडी ही है जो मॉस्क को कंट्रोल कर रही है। अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड 9 मई और 10 मई को। इस दिन क्या होता है कि 10 तारीख को इनका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला था शेख जर्रा के इशू पर, ठीक है। और इनको पता था कि हमारे पास तो एविडेंस है नहीं, तो हमारे अगेंस्ट में आएगा जजमेंट। तो उसके लिए ऑलरेडी ये लोग वायलेंस स्टार्ट कर चुके हैं। सेम जो 7 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुए थे वो 10 तारीख को फिर से हो रहे थे। 10 तारीख को प्रोटेस्ट करने का और एक रीजन क्या था कि भाई इनको पता था हमारे अलास्का मॉस्क पे रेड हुआ है, तो वो और एक बहाना था। भाई रेड तो तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है, ठीक है। शेख जर्रा का मामला हमारे जो जजमेंट है हमारे अगेंस्ट में आ रहा है वो तुम्हारे अगेंस्ट में तो आएगा, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तीसरा, जेरूसलम डे मनाया जा रहा था 10 तारीख को, ठीक है। जेरूसलम डे क्या होता है? इस दिन, इसी मतलब दिन को जेरूसलम इनके कब्जे में आया था इसराइल के 1967 वॉर में। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ एनिवर्सरी हर साल जाके लोग परेड वगैरह करते हैं, जो ईस्ट जेरूसलम की सिटी है वहाँ पर, ठीक है। तो वो जो ओल्ड सिटी है वहाँ पे वो लोग मतलब परेड करते हैं। बहुत ही छोटा एरिया, लाइक मतलब उसका एरिया बस 0.9 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, ठीक है। लाइक मतलब 14-15 फुटबॉल ग्राउंड्स को मिला दो, बस उतने का ही एरिया है, ठीक है। बहुत छोटा एरिया। तो ये जो अलास्का मॉस्क है और जो ये जो पूरा एरिया उसी पर है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा एरिया, वहाँ पे परेड करते हो तो मॉस्क अपने आप आ जाएगा। वहाँ पर एक मुस्लिम क्वार्टर है, जूइश क्वार्टर है, तो मतलब बगल बगल में लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो जब ये परेड हो रहा है भाई, तो परेड इन्होंने स्टार्ट कर दी। ये लोग फिर से आके प्रोटेस्ट करने लगे, फिर से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। तो इसराइल को बीच में ये जो जेरूसलम डे की परेड है ये कैंसिल करनी पड़ी वायलेंस की वजह से। सेकेंडली, दो जजमेंट आना था शेख जर्रा पे, वो भी इस वायलेंस और प्रोटेस्ट वगैरह को लेके इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अब इससे क्या होता है कि जो हमास है, हमास क्लियर कट स्टेटमेंट दे देता है कि भाई मेरे, अगर शेख जर्रा का फैसला हमारे अगेंस्ट आया तो तब तो हम तुम्हारे ऊपर बॉम्बिंग करते ही रहेंगे। और हमास ने बॉम्बिंग की भी, 150-200 रॉकेट्स फायर कर दिए इसराइल पे डायरेक्टली, बूम बाम, ठीक है। आराम से डायरेक्टली बूम बाम फायर कर दी। और Hundreds of rockets fired by Palestinian Hamas militants streaked out toward Israel. इनका लॉजिक क्या है मैं नहीं कह रहा। हमास का जो ये हमास का स्टेटमेंट है कि तुमने अलास्का मॉस्क में रेड करी इसलिए, और तुम्हारा शेख जर्रा का जजमेंट आ रहा है इसीलिए हम तुम्हारे ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सोचो, ये मतलब कितना बड़ा ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है कि इनको पता ही नहीं कि भाई शेख जर्रा मामले में तुम गलत हो, इसलिए तुम्हारे अगेंस्ट आ रहा है जजमेंट। अलास्का मॉस्क में रेड इसलिए हुआ है कि भाई आपने गलती करी थी मॉस्क के सामने जाके, इसलिए अलास्का मॉस्क में रेड हुआ है। तो इतना बड़ा कॉग्निटिव डिसोनेंस है कि इनको अपना गलती दिख ही नहीं रहा। अब हमास ने जब बॉम्बिंग कर दी और इसराइल ने उसका जवाब दे दिया तो फिर से ये आ गए विक्टिम कार्ड खेलने, भाई हम पे बॉम्ब गिरा देगा, हम मर गए। तो भाई पहले बॉम्ब छोड़ते ही क्यों हो जब चाहते नहीं हो कि वापस से तुम्हारे ऊपर कोई रिटेलिएट करे? तो कॉमन सेंस है बस अगेन मैं क्या बोलूँ बस इसको। ये मैं नहीं बस कह रहा, जो बाइडेन ने कहा है। But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. But इनफैक्ट जो बाइडेन का हिस्ट्री रही है कि भाई उसने वो बहुत ही एंटी इजराइल बंदा है, ठीक है। और लास्ट में भाई घूम फिर के ये लोग फिर से वो सेम काम करने आ गए हैं, विक्टिम कार्ड खेलने के। यार देखो इजराइल जो है बॉम्ब करके बच्चों को मार रहा है, वुमेन को मार रहा है। मैं एक बात बोलूँ, बहुत ही सिंपल सी बात, जो हमास के रॉकेट्स हैं वो भी एग्जैक्टली इजराइल के सिविलियन एरियाज पे टारगेटेड हैं। वो तो खुशखबरी की बात है कि भाई इजराइल के पास आयरन डोम है, तो इजराइल ने अपने आप को बचा लिया बहुत हद तक। इजराइल वो गिने चुने देशों में से है जिसके पास अपना खुद का एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्या होता अगर वो नहीं होता? तो इनफैक्ट अभी होने के बावजूद भी इजराइल में भी 8-10 डेथ हो ही चुके हैं। हमास के जो लोकेशंस हैं वो एग्जैक्टली सिविलियन एरियाज में, ठीक है। इजराइल के ऐसा नहीं, इजराइल थोड़ा बड़ा कंट्री है, तो इजराइल में हो सकता है पार्लियामेंट कहीं और है, मिलिट्री बेस कहीं और है, ये और है वो है। तो
हमास चाहता तो बस उन पे टारगेट कर सकता था, बट हमास ने एग्जैक्टली सिविलियन एरियाज पे टारगेट किया है बस बट इसके अगेंस्ट इसराइल ने क्या किया है कि उन्होंने ये ट्राई कर रहे हैं इसराइल कि हम बस हमास के बेसिस पे टारगेट करेंगे, हमास का जहाँ पर इन्होंने वेपन्स स्टोर किया हुआ है, जहाँ पर इनका कोई कमांडर रह रहा है, उस जगह को टारगेट करेंगे। अब ये अलग बात है कि ये कमांडर्स, ये जो जहाँ इनका वेपन्स है, सब कुछ भी एग्जैक्टली सिविलियन एरियाज में है, ठीक है। तो इनको टारगेट करते करते सिविलियंस भी मर जा रहे हैं। And we are neutralizing terrorists and terrorist infrastructures. And this operation is accurate and measured. We are not targeting residential homes. We are targeting terrorist infrastructure. And they're committing a double war crime, indiscriminately firing at civilian population centers while they are themselves within a civilian population, using these civilians indeed as human shields. और एक और बात है, देखो हमास को तो पता था कि यार जब हम उनके ऊपर बॉम्बिंग करेंगे ये भी हमारे ऊपर बॉम्बिंग करेंगे, ठीक है। हमास है गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप एक ऐसा एरिया है ना जो कि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। इनफैक्ट अगर इसराइल से कंपेयर करो तो इसराइल से इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 15 गुना ज़्यादा है। तो जब डेंसली पॉपुलेटेड है तो भाई एक जगह बॉम्ब गिरेगा तो ज़्यादा लोग मरेंगे भी। तो हमास को पता है कि भाई हमारा जो गाजा स्ट्रिप है पूरा का पूरा डेंसली पॉपुलेटेड है, हमारे ऊपर बम गिरेगा तो हमारे लोग मरेंगे, यहाँ पर चिल्ड्रन है, वुमेन है, ये लोग मरेंगी, हमारे पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। फिर भी इन्होंने इसराइल पे बॉम्ब फेंका। क्या सोच के बॉम्ब फेंका कि इसराइल डर जाएगा, इसराइल सोचेगा कि यार हाँ बच्चे मर जाएंगे, वुमेन मर जाएंगे, ह्यूमन राइट्स का केस हो जाएगा, वॉर क्राइम्स का हो जाएगा, तो इसराइल डर जाएगा, हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसराइल ने कहा फक इट, और यहीं पर इनका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। लोग सोच रहे थे इसराइल अटैक करेगा नहीं। तो भाई वुमेन एंड चिल्ड्रन को एक सील्ड की तरह यूज मत करो। ये मत सोचो कि हमारा हमास का जितना बेसिस वगैरह है हम सिविलियन एरिया में लोकेट कर देंगे तो हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा। तुम भाई सिविलियंस को खतरे में डाल रहे हो ये काम करके। अगर तुम मर्द हो, तुम सामने से लड़ना चाहते हो तो अपने बेसिस, सिविलियन बेसिस, तुम्हारे जो वेपन्स के जो स्टोर हैं उनको कहीं साइड में रखो, सिविलियन एरियाज के बीच में रखोगे तो हमले तो होंगे, तो सिविलियंस भी मरेंगे। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेजिन करो कि आयरन डोम नहीं होता तब क्या होता। सोच के देखो एक बार, अभी 2000 रॉकेट्स दागे जा चुके हैं इसराइल पे। 2000 में भाई मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लिटरली बहुत डिस्ट्रक्शन। आयरन डोम मान के चलो है भी, अगर फेल कर जाता, या फिर इनफैक्ट ऑलरेडी इसराइल की स्टेटमेंट आ रही कि आयरन डोम ओवरवेल्म्ड हो गया है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर अटैक हुआ है। तो सोचो थोड़ा और अटैक आ जाए। सोचो ईरान से हिजबुल्ला भी अटैक करना शुरू कर दे, उनके पास भाई मतलब 1.5-2 लाख उनके पास रॉकेट्स हैं, ठीक है। एक सेकंड के लिए सोच के देखो, जो आयरन डोम है वो ऐसा भी नहीं कोई इम्प्रेग्नेबल हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आयरन डोम का जो रेंज है वो बस 70 किलोमीटर का ही, ठीक है। इनफैक्ट आयरन डोम भाई इतना कॉस्टली भी है, इस बात को सोचो। आयरन डोम को यूज़ करना आसान नहीं। आयरन डोम का जो एक रॉकेट जा रहा है वो 40,000 50,000 US डॉलर का है। इनको हज़ारों रॉकेट्स छोड़ने पड़ रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एज़ कम्पेयर टू हमास को देखो, हमास जो मिसाइल्स यूज़ कर रहे हैं उनका नाम है कस्सम मिसाइल्स। वो कस्सम मिसाइल्स भाई एक मिसाइल $800 में आ जाते हैं, $800 में। उनको कोई खर्च ही नहीं पड़ रहा। इधर इसराइल को बहुत खर्च करना पड़ रहा है। और ये आयरन डोम सिस्टम ऐसा है कि इनको हर सिटी में एक आयरन डोम मतलब इस्टेब्लिश करना पड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। आयरन डोम की एक बैटरी आ रही है $50 मिलियन की। ये सस्टेनेबल नहीं है ना। थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बचा सकता है अपने आप को, कितने दिन तक ये चलेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है बिल्कुल भी। आयरन डोम की एफिशिएंसी बस और बस 85% है, कभी ऊपर कभी नीचे रहता है। भाई 85%, ऐसा सोचो कि अभी तक 2000 मिसाइल्स इसराइल पे दागे जा चुके हैं, ठीक है। अगर किसी की एफिशिएंसी 85% या 90% है तो उसका मतलब होता है 2000 में से 200 रॉकेट आपके ऊपर गिरेंगे ही गिरेंगे। 200 रॉकेट कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमास के पास बस और बस कस्सम मिसाइल्स ही नहीं, हमास के पास हैवी मिसाइल्स भी हैं। और जो ये हैवी मिसाइल्स हैं उसके अगेंस्ट आयरन डोम इफेक्टिव नहीं है। अगर हैवी मिसाइल्स गिरते हैं तो इसराइल परेशान हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ। जो अलास्का मॉस्क है, हमास का कंप्लेन है कि भाई अलास्का मॉस्क में तुमने रेडियो मारी। अब अलास्का मॉस्क इस्लाम का होली साइट है, 3rd होलीएस्ट साइट है जो बार बार लोग कह रहे हैं। तो 3rd होलीएस्ट साइट ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए है ना। ईरान के पास इतने सारे मिसाइल्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। टर्की बहुत स्ट्रॉन्ग है, इजिप्ट स्ट्रॉन्ग है, सऊदी अरेबिया का डिफेंस स्पेंडिंग इतना ज़्यादा है। तो ये सब कंट्री जो इस्लाम के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये सब जो पूरा वर्ल्ड में तुम OIC की मीटिंग बिठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कैंपेन चला रहे हैं कि इसराइल टेररिस्ट स्टेट है, इसको तबाह कर देना चाहिए। लेबनान भी थोड़ा बहुत बम गिरा रहा है। मैं कह रहा हूँ इनमें से कोई भी इस्लामिक स्टेट में से कोई एक सिंगल इस्लामिक स्टेट क्यों नहीं आता जो कि
इजराइल पे हमला करे। सोच के देखो, हमास से क्यों अटैक करवा रहे हो मेरे भाई? हमास के कंधे पे रखकर गोली क्यों चलवा रहे हो? क्योंकि इनको पता है हमास के पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमास तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बट ये चीज़ हमास को सोचना चाहिए, भाई तुम्हारे अंदर इतना चुल क्यों मचा हुआ है? क्योंकि तुम अपने लोगों की ही बस अपने लोगों को ही बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। मॉस्क है ना, मॉस्क तो सबका है, उनको भी कुछ करने दो। बेकार में मतलब भाई तुम्हारे पास ना मिलिट्री है, ना आर्मी है, ना कुछ भी नहीं है। जिनके पास बड़ी बड़ी इकोनॉमी, जिनके पास सब कुछ है, उनको कुछ करने दो ना। गाजा स्ट्रिप में भाई अनएम्प्लॉयमेंट 50% के ऊपर पहुंचा हुआ है। आधा से ज़्यादा तो लोग हैं गाजा स्ट्रिप में, उनके पास खाने को नहीं है। यूनाइटेड नेशंस से खाना आता है उनको। तो भाई अगर हमला करना है, असल में कुछ तुमको ये करना है, तो दूसरी कंट्रीज को करने दो। तुम क्यों परेशान हो रहे हो बेकार में?